नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। मुल्क में बयानात देने का जो सिलसिला है उस पर बहुत कम ही ऐसे मौके आए हैं जब बहुत सख्ती से हुकूमती सतह पर ऐसी कोई बात सामने आई हो। और अक्सर ऐसा नहीं कि किसी एक जमात के लोग, बल्कि इसमें कई जमात के लोग शामिल होते हैं और मौके ब मौके वो कभी ना कभी ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे दूसरी जो कम्युनिटी है उनकी जो भावना है वो आहत होती है। बड़ा ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, भावना आहत होना, यानी जज्बात जो है वो उस पर इसका असर पड़ता है। जिस तरह से अभी हालिया वाक़यात रूनमा हुए हैं, जैसे बीजेपी के जब वो कौमी तर्जुमान टोपो शर्मा जब वो थी, हालांकि पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, और दिल्ली बीजेपी सेल के जो मीडिया इंचार्ज नवीन जिंदल, इनके जो ट्वीट्स थे और नुपुर शर्मा का जो बयान था, उससे ख़ास तौर से ये बयान जो है इसका ताल्लुक़ पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था और बड़े नाजेबा अल्फाज थे, जिस पर कई शहरों में, मुल्क के कई शहरों में इसको लेकर जो है शिकायत दर्ज कराई गई, लोगों ने अपने तौर पर एहतजाज किया। और उसके बाद लगातार चूंकि ये मामला बढ़ता गया और 3 जून को जिस तरह से कानपुर में इसको लेकर लोग सड़कों पर आ गए और फिर 2 फिरकों के लोगों का आमना सामना हो गया, पथराव हो गया, तो उसके बाद अब ये खबर जो है वो जो बैनुल-अक़वामी सरहदें हैं उसे पार कर गई। अब नतीजा ये है कि बहुत सारे ऐसे अरब ममालिक हैं जिन्होंने इन नाज़िबा अल्फाज का और इन बयानात का सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। और उसके बाद सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है, बल्कि इसमें कई ममालिक शामिल हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तान में भी कई सियासी पार्टियां हैं जिनके लीडरान ने ऐसे बयानात पर सख्त तौर पर एक्शन लेने की बात कही है। और जो कुछ कानपुर में हुआ, उधर कार्रवाई पुलिस कर रही है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, लेकिन एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसका असर सिर्फ मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के लीडर है, जो सदर हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है। उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि जो बीजेपी कौमी तर्जुमान थी जो भी सस्पेंडेड है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ भारत ने उन ममालिक को जिन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और हिंदुस्तानी सफ़ीर को बुलाकर अपना एहतजाज दर्ज कराया है, भारत ने इसकी सख्त मुखालफत करते हुए कहा है कि जो भारत की सरकार है वो ऐसे किसी भी बयान की हिमायत नहीं करती है जिससे किसी भी मजहब पर किसी तरह की कोई ऐसी बात सामने आए जिससे जो मुनाफरत है वो ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है और यहाँ तक कि ये भी भारत की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने ऐसे बयानात दिए हैं या जो ऐसे ट्वीट्स किए हैं वो फ्रिंज एलिमेंट हैं। तो फ्रिंज एलिमेंट किस तरह से कहा गया और अब जो कार्रवाई हुई उस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, आप मुतालबात क्या हैं, ऐसे कई सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे। एक और अहम यहाँ पर नुक्ता जोड़ना चाहूँगा कि जो भारतीय मसनूआत हैं, यानी जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, उनके अरब ममालिक में उनके बॉयकॉट की भी खबरें आ रही हैं और सोशल मीडिया पर या ट्विटर हैंडल्स पर इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा गश्त कर रही हैं। तो कितना असर इसका पड़ सकता है और जो वक्ती तौर पर ऐसा लग रहा है कि भारत के जो सिफारती ताल्लुकात अरब ममालिक से उन पर जो असर पड़ा है उसको किस तरह से भारत देखता है, भारत के लिए ये कितना एक वाकई एक मसला है, कुछ ऐसे लीडरों के बयान से कैसे हालात पैदा हो गए हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अमीन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही मुमताज़ आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ेंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान, उचित शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट और स्वाति मलिक इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले उचित शर्मा साहब आपके पास आता हूँ। भारत में कुछ ऐसे बयानात देना जिसका वक्ती तौर पर कुछ सियासी या और दूसरे फ़ायदे हासिल किए जा सकें, लेकिन उसके इतर उसका जो नुकसान होता है समाज के स्तर पर और भारतीय समाज पर जो एक डिवीज़न बनता चला जाता है। साथ ही साथ इस बार खास से देखा जा रहा है कि इन बयानात को लेकर कहीं ना कहीं एक मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं
और मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और कई ममालिक ने इस पर सख्त एतराज़ जताया है। वहाँ के हिंदुस्तान के जो सफ़ीर हैं उन्हें बुलाकर एतराज़ जताया है। सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ तो इन हालात के बीच, ऐसा नहीं कि ये कल का मामला है, ये बयानात वाकई अगर ऐसे थे जिनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन ले लिया बयानात देने वालों के खिलाफ, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी जो नहीं कही जानी चाहिए थी। तो जिस तरह से मांग उठ रही थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, शिकायत दर्ज कराई गई थी और फिर 3 जून को हमने देखा कि किस तरह ये जो एक नाराजगी थी वो एक ऐसा रूप ले ली जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी समाज उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कहीं हिंसा हो। हिंसा करने वाले जो लोग भी हैं वो गलत है, लेकिन ऐसे हालात बनते क्यों हैं और क्या ऐसे हालात वक्त वक्त पर आते रहते हैं? तो क्या ये एक तरह का मतलब एक तरह का मोडस ऑपरेंडी या कुछ लोगों के लिए इस तरह की बात है कि भाई सस्ती शोहरत हासिल कर लिया जाए, कुछ ऐसी बात कह के? उच्च शर्मा साहब। जी बिल्कुल, ये जो है पिछले 8-9 सालों से ये काफ़ी देखा जा रहा है, जो कि हेट स्पीच का दौर बढ़ते जा रहा है। हिंदुस्तान में इस चीज़ों की कोई जगह नहीं थी, वो जगह धीरे धीरे बनते जा रही है। और ये हेट स्पीच से किसको फायदा है, ये डिविडेंड करके किसको फायदा है? यहाँ पे इस तरीके की हेट स्पीच देते हैं और पूरे हिंदुस्तान को माफी मांगनी पड़ती है, क्यों हो रही है? क्या जायज है क्या? 130 करोड़ जनता के आप रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हैं और आज वहां पे हमारे एम्बेसडर को बुला रहे हैं। सभी मुस्लिम कंट्रीज आज इंडिया को लाइक भी कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे वेंडर जो सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, उनको हिंदुस्तानी बोल के उनको गलत चीजें की जा रही है, उनको उनके बिजनेस को उनको पहुंचाया जा रहा है कि उनसे कोई चीज सामान न खरीदी जाए, इनको थोड़ा सा इनसे दूरियां बनाई जाए, इनके बिजनेस में थोड़ा सपोर्ट ना करे। इस तरीके के सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि इनके बयानबाजी से, ये पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के बयान से हमको शर्मिंदगी, 130 करोड़ जनता को शर्मिंदगी महसूस हुई है आज पूरे ग्लोबली। वैश्विक स्तर पे आप देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान की शर्मिंदगी है और उसके जिम्मेदार क्या है? हम है उसके जिम्मेदार। यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी सत्तारूढ़ के प्रवक्ता है, उनके जितने प्रवक्ता जो हेड स्पीच देते हैं, इनको ताकीद करना चाहिए कि इस तरीके की आप बोलेंगे तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हो? क्योंकि इस तरीके की स्पीच सभी हिंदुस्तान में बैन होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी दल से हो, किसी भी संगठन से हो, किसी भी धार्मिक संगठन से हो, चाहे पॉलिटिकल संगठन से हो, जहां से भी हो, क्यों हो? देखिए, हिंदुस्तान सबका है। ये केवल आप अगर सोचते हैं कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है या किसी खास लोगों का है तो इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना देते आप? संविधान में परिवर्तन कर लीजिए ना। अभी तो मेजोरिटी है ना इतनी, आपकी इतनी मेजोरिटी है, बम्पर मेजोरिटी है, नंबर का खेल है लोकतंत्र में, कोई कमी नहीं है। लेकिन एक चीज देख के कृपया हिंदुस्तान को आप बदनाम ना करें। करना है अपनी पार्टी को करें, अपने लोगों को करें, लेकिन हिंदुस्तान को बदनाम करने की जो आप प्रयास और चेष्टा कर रहे हैं और पिछले 8 साल से लगातार इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है वो हिंदुस्तान को डिविडेंड कर रही है। ये लड़ाई 80% और 20% लोगों की जो कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान आने वाले समय पे ये और भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक होंगे, जैसे जैसे आप हमारी औलादें बड़ी होंगी, जैसे जो मैच्योरिटी उनमें आएंगी, तब हिंदुस्तान का क्या होगा? आप वो सोचिए कि आप पहले भी हम ये सब देख चुके हैं। अब हिंदुस्तान को इन सब से तो परे हो जाना चाहिए। आजादी के 70-72 साल बाद भी हम उसी चीजों में लगे हैं। एक तो हम 7 करोड़ की जनता यहाँ पे है, जो पॉपुलेशन है फ्रांस की, वो राफेल बना रहे हैं। 130 करोड़ हम लोग हैं, वो अभी भी मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान? ये तो देखिए उच्च शर्मा साहब, कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान? ये एक अहम सवाल उभर कर सामने आ रहा है। मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाना चाहता हूँ। अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अमीन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अमीन साहब, आप सियासी नुक्ते नज़र से कैसे देखेंगे इसे? ये जो हालात हैं, क्या ये अचानक पैदा हो जाते हैं ऐसे हालात, या कुछ सोच समझ कर कुछ लोग कदम आगे बढ़ाते हैं? और इसका जो नतीजा है, आप नतीजे को पर अगर गौर करें तो आज अरब मुल्कों में जो है हिंदुस्तान की मसनूआत की बायकॉट की खबरें चल रही हैं। तो मतलब इससे क्या कौन भरेगा कौन? किस तरह के हालात बन रहे हैं? देखिए, ये अफसोसनाक बात है जो हुई है, जो इस तरह की बातें हुई हैं। और मैं समझता हूं, जो मेरा नजरिया है और जो सरकार का नजरिया मुझे समझ में आया कि उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन एक्शन लिया और जो उनकी पार्टी का संविधान है बीजेपी का, उसके अंतर्गत उन्होंने 10A के अंतर्गत इमीडिएटली उनको नवीन कुमार को तो निकाल दिया पार्टी से। और जहां तक सवाल है इस लेडी का, जो हमारी शर्मा है मैडम, इनके खिलाफ भी उन्होंने सस्पेंशन कर दिया और उनको शोकाज नोटिस दिया, जो एक संविधान का सवाल है।
सवाल इस बात का है, इन लोगों ने अपनी सस्ती जिसको कहूंगा और वो चर्चा में आने के लिए, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया, जबकि सरकार का मुझे रवैया ऐसा नहीं लगता है। सरकार आज भी बोल रही है, कल भी बोल रही थी, पिछले 8 सालों से बोल रही है, और देश के प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने किया भी सबके लिए, देश के लिए। आज वो देश के लिए नहीं बल्कि विदेशों के ग्लोबल लीडर हैं, और ग्लोबल लीडर के तहत मैं नहीं समझता कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा था जो इस तरह से बातें की गई। फॉरेन पॉलिसी के तहत भी विदेश मंत्रालय ने भी डिनाई कर दिया है। अब बात जो देखिए, कहीं आग लग जाती है, लग तो गई, लेकिन उसको बुझाने के बाद काफी नुकसान होने के बाद बुझाए जाते हैं। अब तो जो भी होगा उसको देखा जाएगा, डैमेज एंड कंट्रोल है, उसमें सरकार का कोई अपना हाथ नहीं है। ये अच्छी तरह विदेश की सरकारें समझती है, सऊदी अरब सरकार भी समझती है, जिसने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया। तो देश के प्राइम मिनिस्टर का ऐसा न सोचना है, न नजरिया है। जहां तक सवाल है, लोग आरएसएस की बात करते हैं, तो भागवत जी ने भी अच्छी बात कही कि हर एक मंदिर में, ज्ञानवापी का जो मसला चल रहा था, हर एक मस्जिद में हर एक शिव का मंदिर नहीं देखा जाना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, ना उस टाइम लोग थे, हम लोग नहीं थे, ना वो लोग थे, जिन्होंने किया वो कर चुके। तो क्या अमिन साहब, आपको ये लगता है कि जब ये बयान आया था कौमी तर्जुमान का, बीजेपी कौमी तर्जुमान का, और जब ये एक्शन लिया गया कि उन्हें पार्टी ने फिलहाल सस्पेंड किया, क्या इसमें थोड़ा ज्यादा फासला हो गया, इसलिए हालात इस तरह से बिल्कुल मुखालिफ हो गए? नहीं, संगठित पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है। इसके सामने जब ये मसला आया तो एक्शन लिया गया। देखिए, अब इसमें जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के श्री अरुण सिंह, उनका लेटर इशू हुआ, वो दिल्ली प्रदेश को गया अध्यक्ष को, वहां के आदेश गुप्ता जी हैं अध्यक्ष, उन्होंने उनको निकाल दिया। एक सिस्टम बना हुआ है पार्टी के अंदर, अनुशासित पार्टी है। अब उनको भी नोटिस दिया गया है मैडम शर्मा को कि उसका जवाब देंगी, नहीं देंगी तो उनको निकाला जाएगा। ये तो पार्टी अपने अच्छा, इस बयान की मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं अमीन साहब आपसे यह सवाल करूं, इस बयान की मतलब शिद्दत क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो पूरे के पूरे एक लाइन होकर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? क्या मतलब इसकी शिद्दत क्या है इस बयान की? देखिए, इस्लाम और मुसलमान, हर आदमी जो भी यकीन रखता है इस्लाम के ऊपर, वो प्रॉफिट पे यकीन रखता है। तो ये बात तो वाज़ेह है, क्लियर कट है कि प्रॉफिट को जब कोई बात कही जाएगी तो किसी भी कंट्री का जो भी मुसलमान हो, वहां के चाहे एम्परर हो, चाहे वहां के छोटे आदमी हो, चाहे बड़े आदमी हो, और हमारे देश के भी जो मुसलमान हैं उनको अच्छा नहीं लगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का मैं नहीं देखता हूं कि कोई लोग कुछ भी कहें, वो आज सत्ता में है, कभी नहीं चाहते वो लोग किसी के प्रॉफिट को कुछ कहा जाए। ये उनके क्लियर कट बयान में लिखा गया है कि हम नहीं चाहते कि किसी के धर्म के गुरु को या धर्म के प्रॉफिट को हम लोग बुरा कहें। ये क्लियर कट कहती है बीजेपी पार्टी। अब उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें, छोटे लोग अपने लेवल पे कुछ भी करें, लेकिन आप उसे छोटा कह सकते हैं जो इस पार्टी का कौमी तर्जुमान हो? नहीं भाई, पार्टी के हिसाब से तो बहुत छोटा है। अब पार्टी के हिसाब से बहुत छोटा है, ठीक है ना, पार्टी के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन उस पर एक्शन कितना बड़ा लिया गया ये देखिए। भारत सरकार, बीजेपी पार्टी के महामंत्री श्री अरुण सिंह जी ने उस पर एक्शन लिया और प्रदेश अध्यक्ष ने उसको निकाल दिया, जो मीडिया का प्रभारी था। तो अब अगर ओवैसी साहब ये मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्या ये मामला उस तरह का है या ओवैसी साहब का मुतालबा बेकार है? ओवैसी साहब, सुनिए, ओवैसी साहब को तो हर बात में ही अपोजिशन में कुछ भी करेंगे, मामले को भड़काएंगे, उनका तो काम है। हम तो ये जानना चाहते हैं ओवैसी साहब ने इस्लाम के लिए और मुसलमान के लिए और मुसलमानों के लिए क्या किया है, वो आगे बढ़ के बताएं। ठीक है, स्वाति वालिक हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्वाति, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा सवाल यही है कि जो हालात अभी बने हैं और जिस तरह से जो एक के बाद एक करीब 8 मुल्क ऐसे हैं, 8 ऐसे देश हैं जिन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और बहुत ज़्यादा ये खबरें गश्त कर रही हैं कि भारतीय प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आप इसे किस तरह से देखती हैं?
क्यों मामला यहां तक पहुंच गया, और दूसरा ये कि क्या ऐसे बयानात को लेकर जो अब मुतालबा हो रहा है कि कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्या वो उस दायरे में भी, उस कैटेगरी में भी आता है, या जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो बेकार की बातें कर रहे हैं? जी देखिए, जो हुआ है ये बहुत ही दुख भरी बात है और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। ये किस चीज का रिजल्ट है? ये जो पिछले 8 साल में इस सरकार ने जो ये एक हिंदू मुसलमान करती है, ये शमशान कब्रिस्तान कर रही है, कभी हिजाब बैन करती है, एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी को इतना अटैक कर रही है बार बार कि उनके जो नेशनल प्रवक्ता हैं ये कोई सिर्फ पार्टी मेंबर नहीं है, ये नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी हैं, जिनका काम है पार्टी के ख्याल लोगों तक पहुंचाना। और जो इस केस में भी हुआ है, ये बिल्कुल इस पार्टी के तो ख्यालात ही ये हैं, और जो इतने कॉन्फिडेंस से, और ये पहली बार नहीं हुआ है, आप देखिए पिछली डिबेट्स भी उठा के देखिएगा, बार बार वो छोटी बात बड़ी होते आज उनकी इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, और उसके बाद भी 9 दिन लगे बीजेपी को उनको सस्पेंड करने के लिए। बेदखल नहीं किया उनको सिर्फ सस्पेंड किया गया है 6 साल के लिए। उनको 9 दिन क्यों लगे? क्योंकि जब उनके बयान की वजह से जितने भी ऑपोजिशन हो रही थी यहाँ पे, और जो वायलेंस होनी शुरू हो गई थी, जो एक सोशल कम्युनल टेंशन शुरू हो गई थी, और जब वो शेयर हुई, आज के दिन इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो जब वो शेयर हुआ है और बाकी मुल्कों तक बाहर पहुंचा है, तब ये बात उठी है। और ये उस प्रेशर में आके आज के दिन भी जो ये स्टेप लिया है, वो सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर में आके उनको आज के दिन सस्पेंड किया गया है। वरना एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पिछले 9 दिन में किसी ने भी, कोई बीजेपी के किसी भी पोस्ट होल्डर ने इस स्टेटमेंट का निंदन नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज के दिन आपने उनको सस्पेंड कर दिया है, तो 9 दिन में ऐसा क्या बदला? और तीसरी बात बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो सस्पेंड करने लायक हैं, तो अगर उनसे इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई है और गलत हुआ है और वो सस्पेंड करने लायक है, तो उनके खिलाफ फिर एफआईआर क्यों नहीं हुई, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो ये एक हॉट एंड कोल्ड ब्लो करके, एक बस अपने आप को किस तरह बचाव करके, ये हमारे देश के लिए, बल्कि सरकार की गलती नहीं है, ये एक राजनीतिक दल की गलती है। और उस राजनीतिक दल की वजह से हमारे पूरे देश को माफी मांगनी पड़ रही है। हमारे जो एम्बेसडर्स टू द कंट्रीज हैं, वो बीजेपी के एम्बेसडर्स नहीं है, वो इंडियन गवर्नमेंट के एम्बेसडर्स हैं, वो इंडियन एम्बेसडर्स हैं, और वो ये स्टेटमेंट्स वहां पे जाके दे रहे हैं। अब वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक दल जिसकी मानसिकता इतनी नीची है, इतनी पुरानी है, इतनी गिरी हुई है, कि उन्होंने हमें वापस ही वो डार्क एजेस में भेज रहे हैं। जैसे मेरे से पहले बोल रहे थे कि यहाँ फ्रांस रफाल बना रहा है और हम यहाँ मंदिर मस्जिद में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पार्टी चाहती ये है। उनके पास ना अनएम्प्लॉयमेंट का आंसर है, ना इन्फ्लेशन का आंसर है। तो जब कुछ जवाब नहीं होंगे, तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों को वो ये स्टेटमेंट्स भी देते हैं, और उनका रिएक्शन जो होता है उसके ऊपर फिर वो अपने हाथ सेकते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं। जाफरी साहब, मोहम्मद अमीन साहब, एक सवाल जो यहाँ पर उठा रही है स्वाति मलिक साहिबा के, इतने दिनों में जब ये इतना सीवियर मामला था कि आपको कौमी तर्जुमान को 6 साल के लिए सस्पेंड करना पड़ता है, नवीन जिंदल को आप पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं, तो इस मामले पर इस अरसे में क्या कोई कंडेमनेशन बयान, क्या ये अपेक्षित नहीं था? क्या इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी? देखिए, अभी स्वाति जी ने खुद ही इस बयान को उनका मैं सुन रहा था, स्वाति जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, न सरकार की गलती है, न सरकार के लीडरान की गलती है। इन्होंने भी पार्टी की गलती बताया। देखिए, पार्टी में बहुत तरह के लोग होते हैं और उनके अलग अलग ख्यालात होते हैं। अब वो जो कर गए गलती, उसको वापस तो लाया नहीं जा सकता, इसलिए पार्टी ने उन पे एक्शन लिया है। और देखिए, उनको अभी एक्सप्लेनेशन पूछा गया है, उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो किया जरूर जाएगा। ऐसा नहीं बोले पार्टी आकर के पदाधिकारी जो सीनियर हैं वो बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने फौरन नोटिस लिया है और ये बात ऐसी उनके सामने आई है। जी, और मैं समझता हूँ सफीर है। हाँ, बोले स्वाति, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि जो बीजेपी और गवर्नमेंट बहुत ही अलग अलग है, लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट बीजेपी के बिहाफ पे बोलने लगे और बीजेपी इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे बोलने लगे, वो हो रहा है आज के दिन।
उन्होंने जो मिक्स किया है। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, आप मुझे ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, होम मिनिस्टर ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया है। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तर्जुमान है दिल्ली MIM के। मुमताज साहब, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? बीजेपी ने एक्शन लिया है अपने लीडरों के खिलाफ, अपने तर्जुमानों के खिलाफ, और जो सरकार का स्टैंड है, भारत सरकार का, उससे साफ तौर से कह दिया है कि भारत सरकार कहीं से इसमें शामिल नहीं है और किसी भी ऐसे शख्स के बयान का वो समर्थन नहीं करती, उसकी हिमायत नहीं करती है जो मजहब के ऊपर चोट पहुंचाने वाली बातें करे। मुमताज साहब। देखिए विशाल साहब, ऐसा है कि सवाल ये है कि वो हिमायत करती है नहीं करती, इससे मतलब नहीं है। बीजेपी ने भी 10 दिन बाद एक्शन लिया, वो भी भारी दबाव के बाद। इसके अलावा जो हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है शाहीन बाग में, नुपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको हीरो बनाया जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि नवीन कुमार जिंदल ने भी गुस्ताखी कर दी, उनको लगा कि शायद इससे शोहरत मिलती है। हमने शाहीन बाग में जाकर के नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन FIR नहीं दर्ज की गई। जहां FIR दर्ज की गई वहां कार्रवाई नहीं हुई। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो कानपुर न होता। इनके खिलाफ अगर कार्रवाई कर दी जाती तो जो आज दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, और जो हिंदुस्तान के लोगों पर जो बाहर रह रहे बेचारे, उनपे जो घर वापसी की तलवार लटक गई, और जिस तरीके से हमारे जो सिफारतकार हैं उनको तलब किया गया, ये इतना शर्मनाक और ये देश के खिलाफ हो गया है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए भाजपा भी जिम्मेदार है और इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। अगर सरकार एक्शन ले लेती, अगर होम मिनिस्टर जो हमारे सरकार ने तो एक्शन लिया ना, सरकार ने नवीन कुमार को 6 साल के लिए, मतलब उनको प्राइमरी जो मेंबरशिप होती है उसी से हटा दिया, नुपुर शर्मा को भी सस्पेंड कर दिया। अरे भैया, वो भाजपा ने किया, सरकार ने कहा किया है? नहीं, अरे भैया, सरकार ने कहा किया, भाजपा ने ये कार्रवाई की है। सरकार का काम तो जेल भेजना है, और हमारी ये मांग है कि UAPA के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए और जमानत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान का माहौल नहीं खराब किया है, इन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम किया है। और आर्थिक तौर पे, इक्तिसादी सतह पे पहले ही कमजोर है काफी, और ये और कमजोर करने पर इन्होंने ये एक तरीके से बट्टा लगा दिया है। फिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि वो नाकामी का सबूत है। आप देखिए कि 25 मुल्क, चाहे UAE हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, आप देखिए कि वहां कैसी मुखालफत हुई। फिर दूसरी बात ये कि जब हम 10 दिन से मांग कर रहे थे, विशाल साहब, 25 करोड़ मुसलमान की कोई इज्जत नहीं है क्या इस मुल्क में? 25 करोड़ मुसलमानों की कोई बात ही नहीं सुनी गई। लेकिन जैसे ही बाहर कार्रवाई शुरू हुई तो हरकत में भाजपा आ गई। भाजपा हरकत में आई है, अभी सरकार नहीं आई है। अगर सरकार आई होती तो अब तक दोनों लोग गिरफ्तार हो गए होते। उचित शर्मा साहब, क्या इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि एक पार्टी अभी हरकत में आई है, सरकार एक्शन में नहीं आई है? और एक सवाल और कि जब नुपुर शर्मा का यह बयान आया, उसके कुछ दिनों के बाद नवीन कुमार जिंदल का बयान आ गया, ये क्यों हुआ? ये जिस तरीके से मलिक मैडम बोल रही थी और हमारे प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, सत्य है कि ये बातें अगर 9 दिन पहले हो जाती तो हमको समझ में आता कि बहुत संजीदगी से काम हुआ है, ईमानदारी से काम हुआ है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति बात बहुत अच्छी कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत सही बोला कि आप 9 दिन बाद क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। पहले आपने कहा 9 दिन में जब आपको वैश्विक दबाव आया, ग्लोबली दबाव आया, जब आवाम सब चिल्लाने लगी, दौड़ने लगी, सोशल मीडिया में खबरें फैलने लगी, तब आप एक्शन ले रहे हैं। अगर आप इतने ईमानदार और इतने संजीदा हिंदुस्तान के आवाम के प्रति रहते तो आप 9 दिन पहले कार्रवाई करते। और दूसरा, ये हेट स्पीच का ये ट्रेंड बना हुआ है, ये आज की तकलीफ नहीं है हिंदुस्तान की। ये तकलीफ है जिस प्रकार के लोग भी, दोनों चाहे हिंदू
संस्कृति के लोग हो, मुस्लिम समुदाय के लोग हो, जो भी हो, तो उनको इस तरीके के नियम कायदे कानून बनाना चाहिए कि ये दोनों के दोनों लोग जो हिंदुस्तान में गंद फैला रहे हैं, इनके लिए एक मिसाल बनना चाहिए, एक नजीर पेश होनी चाहिए कि अगर इस तरीके की हेट स्पीच कोई भी दे, माफ कीजिए कि हमारे ओवैसी विदर्भ भी कोई गुलाब नहीं उगलते हैं, उनके मुंह से भी कोई गंगा जल या ऐसा शुद्ध पानी नहीं निकलता है, जुबान से उनकी कोई बहुत पवित्र चीजें निकल रही हो, वो भी अक्सर गाहे बगाहे ये सब चीजें करते रहते हैं। लेकिन कोई भी हो, हिंदुस्तान में अगर दोनों समुदाय को अगर इकट्ठा देखना है तो इस तरीके की हेट स्पीच के लिए एक कठोर नियम कायदे कानून बनने चाहिए और इमीडिएट उसको एक्शन लेना चाहिए, जो किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, ताकि एक नजीर पेश किया जा सके कि हम आप सहमति से बहुत अच्छे से पिछले हजारों सालों से रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। ये नजीर पेश होनी चाहिए। चलिए, इसलिए इसके लिए जरूरी है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप तमाम लोगों का, स्वाति साहिबा और अबीन साहब, उचित साहब और मुमताज साहब। वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत।